गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम भारत में एमए फाइनल का भारत में लोक प्रशासन पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जिला कलेक्टर का पद, उसके कार्यों व शक्तियों की बात की थी। इस वीडियो में हम जिला कलेक्टर के पद की बदलती हुई भूमिका के बारे में बात करेंगे। पिछले दशकों में जिला कलेक्टर के कार्यों, दायित्वों व शक्तियों में काफ़ी बदलाव आया है। कानून व्यवस्था लागू करने तथा राजस्व संग्रहकर्ता की भूमिका की बजाय आज वह जनकल्याण व नियोजित विकास से संबंधित राष्ट्रीय और राज्य सरकारों की नीतियों को क्रियान्वित करने वाला एक महत्वपूर्ण भुजा के रूप में ये पद उभरा है। जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी के रूप में उसका दर्जा लघु सरकार या ऑल इन वन के रूप में सामने आया है। आज उसकी भूमिका जिला प्रबंधक के रूप में हमें नज़र आती है। संविधान के भाग 4 में वर्णित किए गए नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन तत्वों में वह सब आदर्शात्मक प्रावधान उपलब्ध है जो भारत की जनता को सुखी, संपन्न एवं सभ्य तथा सम्मानित जीवन दशाएं प्रदान करने के क्रम में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसी भाग में अनुच्छेद 50 ये प्रावधान करता है कि राज्य अर्थात सरकार ऐसे कदम उठाएगी जिससे कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हो सके। इस अनुच्छेद में राज्य से तात्पर्य व्यापक है तथा न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण भी सभी स्तरों पर अपेक्षित है। इसी क्रम में जिला दंडायक के रूप में जिला कलेक्टर को प्राप्त असीमित शक्तियाँ बहुत सारे बंधनों तथा सीमाओं से गिर गई है। ब्रिटिश कालीन जिला मजिस्ट्रेट आज के जिला मजिस्ट्रेट से सर्वथा भिन्न है। न्यूनाधिक मात्रा में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में आज का जिला कलेक्टर मानववादी, संवेदनशील, लोकतांत्रिक तथा जवाबदेह बन चुका है। यद्यपि आतंकवादी घटनाओं ने फिर से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी है कि जिला मजिस्ट्रेट को अत्यधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। ब्रिटेन के शासन की मुख्य धुरी के रूप में जिला कलेक्टर को प्रशासन तथा आम जनता से भारी सम्मान प्राप्त था। उसे हजूर, माई बाप, अन्नदाता, सरकार तथा सर के रूप में नवाजा जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा, संपन्नता तथा जागरूकता में हुई वृद्धि ने जिला कलेक्टर को जिलाधीश की बजाय लोक सेवक की भूमिका प्रदान कर दी है। जनसंपर्क करना आज के परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर के लिए अनिवार्य हो गया है। जिला कलेक्टर प्रतिदिन एक निश्चित समय पर आम व्यक्ति से मिलता है तथा अन्य माध्यमों से वह जनसंपर्क करता है। सार्वजनिक सभा समारोह, समिति बैठक, विशेष अभियानों का संचालन जैसे प्रशासन गांवों के संग या प्रशासन शहरों की ओर तथा सरकारी दौरों के द्वारा भी जनता से रूबरू होने से उसे न केवल जन समस्याओं की स्पष्ट जानकारी हो पाती है बल्कि जनता अपनी परिवेदना प्रत्यक्ष जिला कलेक्टर को बता सकती है। वर्तमान में जनता की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं दोनों ही असीमित हो गई है तथा जिला कलेक्टर के पास देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात संचालित हुई सामुदायिक विकास कार्यक्रमों ने जिला कलेक्टर की भूमिका को अत्यधिक लोकतांत्रिक तथा जवाबदेह लोक सेवक बना दिया है। यद्यपि महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों में जिला कलेक्टर को विकास कार्यक्रमों में पृथक रखा गया है, तथापि जिला स्तर पर कार्यरत सूत्र विभागों के जिलाधिकारियों के साथ मिलकर सभी क्षेत्रों की विकास योजनाओं की सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना जिला कलेक्टर का प्रमुख दायित्व है। ब्रिटिश काल में परिवर्तित रहे भारतीय प्रशासन का स्वरूप नियामकीय प्रवृत्ति का था, जो स्वतंत्रता के पश्चात विकास प्रशासन के रूप में परिवर्तित हो गया है। स्पष्ट है कि जिला कलेक्टर की भूमिका जिला परिषद में किसी न किसी रूप में जिला कलेक्टर की भूमिका अवश्य रही है, किंतु अब जिला विकास अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की भूमिका को ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया है। सन 2002 में जिला स्तर पर क्रियान्वित होने वाली विकास योजनाओं की संख्या लगभग
135 थी। स्पष्ट है कि जिससे जिलाधीश के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम पर स्थापित पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय संस्थाओं ने भी जिलाधीश की शक्तियां सीमित की है। संविधान के 73वें व 74वें संशोधनों ने स्वशासन की स्थानीय संस्थाओं को अधिक शक्तियां देने का प्रावधान किया है। सत्ता के लोकतांत्रिक तथा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण ने सत्ता के परंपरागत केंद्रों को हिलाकर रख दिया है। सत्ता के इन केंद्रों में जिला कलेक्टर का कार्यालय भी सम्मिलित है, जहां से लेकर सत्ता अन्यत्र स्थानांतरित हो गई है। किसी समय छोटा नेपोलियन कहलाने वाला भारतीय जिला कलेक्टर आज अपनी परंपरागत भूमिका छोड़ चुका है। बच्चों, लोकतंत्र के सशक्त प्रहरी के रूप में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किंतु स्वतंत्र भारत में दल ने जिला कलेक्टर की पदस्थिति को तुलनात्मक रूप में उलझनपूर्ण एवं नई चुनौतियों से विवादास्पद बना दिया है। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, विधानसभा क्षेत्र तथा संसद क्षेत्र के रूप में कई स्तरों पर होने वाले चुनावों में यदि भिन्न भिन्न दलों की सत्ता काबिज हो जाती है तो कलेक्टर की भूमिका की कर्तव्य विमूढ़ की हो जाती है। सांसद स्थानीय क्षेत्र के विकास योजना तथा विधायक क्षेत्र विकास योजना में पर्याप्त राजनीतिक दृष्टिकोण से काम लिया जाता है। यद्यपि जिला प्रशासन की कोशिश रहती है कि जिले की सभी क्षेत्रों की समान तथा संतुलित विकास हो, किंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। राजनीति में अपराधीकरण ने भी नौकरशाही को और भी ज़्यादा मुश्किल स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र तथा उदारीकरण के दौर में लोक प्रशासन का स्वरूप तुलनात्मक रूप से अधिक जवाबदेह, पारदर्शी तथा संवेदनशील बना है। न्यायिक सक्रियता के चलते कई जिला कलेक्टर दंडित किए जा चुके हैं। साथ ही आम चुनावों के प्रति मतदाताओं की बढ़ती अरुचि तथा अस्थिर व गठबंधन सरकारों ने प्रशासन के लिए नई समस्याओं व चुनौतियां उत्पन्न की है। मानवाधिकारों के प्रति बढ़ती चेतना, एलपीजी के इस युग में जिला कलेक्टर की लाइसेंस, कोटा परमिट देने की भूमिका लगभग समाप्त सी हो चुकी है, जो एक दशक पूर्व हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में जिला कलेक्टर का पद अत्यंत ही चुनौतियों से भरा हुआ है। अब बच्चों, हम जिला कलेक्टर के सम्मुख आने वाली चुनौतियों की बात करेंगे। बच्चों, जिला प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती शांति व्यवस्था बनाए रखने की होती है, क्योंकि आतंकवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, राजनीतिक विद्वेष, बार बार चुनाव या अन्य आंदोलनकारी गतिविधियों के चलते प्रशासन का दिन प्रतिदिन के कार्य प्रभावित हो रहे हैं तथा संपूर्ण जिला प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्षरत रहता है। जिला कलेक्टर तथा जिला पुलिस अधीक्षक का समन्वय इस दिशा में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाता है। वर्तमान में विद्यार्थी, किसान, कर्मचारी, श्रमिक तथा आम जनता सभी अपने अधिकारों की मांगों के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन तथा हिंसात्मक व्यवहार करना आवश्यक सा मानती हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में आए दिन ऐसी अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती है जो न केवल शांति व्यवस्था को चुनौती देती हैं बल्कि संपूर्ण जिला प्रशासन की कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। दूसरी जो चुनौती हमें देखने को मिलती है वह विकास कार्यों के निर्धारण, प्रबंधन तथा क्रियान्वयन से संबंधित होती है। विकास योजना चाहे केंद्रीय मद से परिवर्तित हो या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, उसके क्रियान्वयन तो जिला स्तर पर ही होता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला परिषद तथा अन्य विभागीय अभिकरण इन विकास कार्यक्रमों का निष्पादन करते हैं। विकास कार्यों के संबंध में राजनीतिक दुर्विसंधियों एवं स्वार्थ नित्य प्रतिदिन आड़े आते हैं तथा योजनाओं के क्रियान्वयन को भी प्रभावित करते हैं। नगर पालिकाओं तथा पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधि और संसद एवं विधायक इत्यादि
विकास कार्यों में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन अनुभव बताता है कि जिला प्रशासन इन प्रतिनिधियों की संकीर्ण मानसिकता का निरंतर सामना करता रहता है। सहयोग तथा प्रेरणा की कल्पना करना तो व्यर्थ होता है। अगली जो चुनौती है वह जातिवाद भारतीय सामाजिक व राजनीतिक ढांचे की एक अनिवार्य पहचान बन चुका है। जातिवाद के कारण जिला प्रशासन में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी भी कई हित व दबाव समूह में विभक्त हो जाते हैं। निर्वाचन के समय शुरू होने वाले जातीय समीकरण अंततः संपूर्ण व्यवस्था को अपने मोहपास में बांध लेते हैं। प्रत्येक जिले में एक या अधिक प्रभु जातियां अवश्य पाई जाती हैं। इन अगड़ी व पिछड़ी जातियों के मध्य संघर्ष की गाथा वर्षों पुरानी है, जो आज भी भारतीय प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली को व्यापक रूप में प्रभावित करती है। जिला प्रशासन चाहकर भी जातिवादी संगठनों, कार्यकर्ताओं व राजनेताओं की कुशलता का पूर्वक व्यापक सामाजिक कार्य निष्पादन नहीं करवा पाता। अगली जो समस्या है, चौथी समस्या, वह है विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय में कमी। समन्वयन की कमी भारत के प्रत्येक प्रशासनिक संगठन, घर परिवार, शासन तंत्र तथा अन्य निजी संगठनों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। जिला स्तर पर संचालित प्रौढ़ शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण सुरक्षा, गरीबी निवारण तथा सामाजिक न्याय ऐसे कार्यक्रम है जो कई विभागों का समन्वय तथा सार्थक प्रयास चाहते हैं, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि कोई भी विभाग अपने कार्यक्षेत्र के बाहर से दायरे से बाहर आकर सामाजिक हित में व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाता है। समन्वयन की कमी के कारण धन, समय, संसाधन तथा मानव श्रम शक्ति का अपव्यय होता है। कई बार तो ऐसे समान उद्देश्यों वाली योजनाएं समानांतर रूप से कई विभागों द्वारा संचालित की जाती है। इस प्रवृत्ति के चलते विकास तथा जनकल्याण के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और प्रशासनिक कार्यों में जन सहभागिता की कमी भी हमें एक चुनौती के रूप में देखने को मिलती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मार्ग अपनाया गया है तथा पंचायती राज संस्थाओं का प्रसार हुआ है, किंतु 4 दशक का अनुभव बताता है कि आज भी आम भारतीय तथा प्रशासन के मध्य एक चौड़ी खाई बनी हुई है। जनसाधारण न तो सरकारी कार्यों की क्रियान्वयन में रुचि लेकर सहयोग करता है, न ही प्रशासनिक अधिकारी जनता के विश्वास को जीतने का प्रयास करता है। यह समस्या जिला प्रशासन की सर्वाधिक प्रभावित करती है, क्योंकि जिला एक क्रियान्वयन इकाई के रूप में कार्य करता है। जिलों की बढ़ती जनसंख्या, विकराल होती गरीबी, बेरोजगारी, अपराध तथा भ्रष्टाचार की समस्याएं और राजनीतिक लाभ की प्रवृत्ति के कारण नए जिलों की मांग भी एक चुनौती बन गई है। किसी विद्यमान जिले की सीमाओं तथा कार्यक्षेत्र में परिवर्तन एक जटिल समस्या होती है। जब कभी नया जिला बना दिया जाता है तो उसके संपूर्ण प्रशासन एक नए सिरे से सुस्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। चूँकि भारत में विगत 1 दशक में अधिकांश राज्यों में नए जिले बनाए जा रहे हैं, तो यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। लेकिन वर्तमान समय में इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए भी जिलाधीश के द्वारा अपने कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। थैंक यू बच्चों।